नमस्कार दोस्तों, ये चैनल एक ऐसे महान इंसान को समर्पित है जिनका सपना था भारत में टीवी के जरिए जागरूकता लाना। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की। एचएमएस फिल्म के फाउंडर, दूरदर्शन पर कृषि दर्शन जैसे विशिष्ट कार्यक्रम के निर्माता और भारत में पहले एशियन गेम्स के लाइव टेलीकास्ट के सूत्रधार। उन्होंने भारतीय टेलीविजन को नई दिशा दी और लाखों लोगों की सोच को छुआ। इस चैनल पर आपको उनकी सोच, उनका काम और उनका अनुभव मिलेगा, जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि बहुत कुछ सिखाता भी है। द चैनल ऑनर्स हिज क्रिएटिविटी, लीडरशिप एंड enduring impact on TV media. We invite you to explore his work, celebrate the legacy of a pioneer, and take away insights that broaden your perspectives. तो जुड़िए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जहां हर वीडियो एक नई सीख है और हर एपिसोड देता है नया ज्ञान। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती हैं। स्वागत है आपका स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की प्रेरणादायक दुनिया में। धन्यवाद। नमस्कार। अधिक उपज लेनी हो तो आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। आज हर गांव में ढेरों ट्रैक्टर देखने को मिलते हैं। ट्रैक्टर भी आखिर मशीन ही तो है, इसलिए इसे चाहिए अच्छी देखभाल, जिसके बारे में हमें कई काम की बातें बता रहे हैं इंजीनियर चरणजीत सिंह। खरीफ में जैसे धान की खेती होती है, तो धान की खेती जैसे उसकी ज़मीन बनाने के लिए ट्रैक्टर को काफ़ी बड़े चीकर में चलाना पड़ता है। और जब 1 महीना ट्रैक्टर चलता है चिकड़ में, तो इसको ढीला कीजिए। ढीला करने के बाद आप फीड पंप को चलाइए। इसी तरीके से जो दूसरा फिल्टर है उसको भी साफ़ करना है और उसका सारा जो गंदा पानी है और जो गंदगी है वो निकालनी है। और ये ट्रैक्टर का जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है काफ़ी कीमती है, और अगर ये ख़राब हो जाएगा तो किसान को ठीक कराने के लिए काफ़ी इसके ऊपर पैसा लगाना पड़ता है। तो जो साफ़ डीजल है उसको, अच्छा साफ़ डीजल डालने का क्या तरीका है, किसान भाई को पेट्रोल पंप पे जाना चाहिए। वहाँ से जो डीजल लाना है किसी ड्रम में लेके आएँ और ड्रम को एक ऊंची जगह रखें, और उसमें जो साफ़ डीजल है उसको निकाल के फिर ये फ्यूल टैंक कैप खोलें। इधर एक अच्छा साफ़ कपड़ा रखें और साफ़ कपड़ा रखें, उसके बाद इसमें डीजल डालें। तो डीजल डालते हुए ये ध्यान रखिए, जो ये फिल्टर है फ्यूल टैंक का, ये बीच में होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए पहले। उसके बाद कपड़ा रखिए और इसके अंदर डीजल डालिए। ट्रैक्टर की बैटरी के मेंटेनेंस के 3 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, ट्रैक्टर की बैटरी ऊपर से अच्छी तरह साफ़ होनी चाहिए। इसमें कोई पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर ट्रैक्टर की बैटरी के ऊपरी हिस्से में पानी होता है तो बैटरी के शॉर्ट होने का खतरा रहता है। दूसरा जो पॉइंट है ट्रैक्टर की बैटरी की देखभाल का, वो है इसके टर्मिनल को साफ रखना। तो पहले आप इसका टर्मिनल खोलिए, टर्मिनल निकालिए, इस टर्मिनल को अच्छी तरह साफ कीजिए। अच्छी तरह साफ करने के बाद आप इस टर्मिनल के ऊपर पेट्रोलियम जेली लगाइए। अच्छी तरह पेट्रोलियम जेली लाइए। इस पेट्रोलियम जेली से क्या होगा, ये टर्मिनल गंदे नहीं होंगे और बैटरी की जो जीवन काल है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ट्रैक्टर को स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसान भाई को। जो बैटरी की देखभाल का तीसरा पॉइंट है, 1 सप्ताह के बाद आप इसका जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट है बैटरी के अंदर, उसका लेवल चेक कीजिए। इसका प्लग खोलिए और जो बैटरी के अंदर प्लेट्स हैं वो
इलेक्ट्रोलाइट में डूबी होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम है तो आप जो बैटरी का पानी है पेट्रोल पंप से मिलता है वो इसमें डालिए, और इसी तरह इसके जो सभी प्लग हैं बैटरी के उनको बार बार खोलिए और इसमें इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक कीजिए, और जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कम है उसमें बैटरी का पानी डालते जाइए। बाकी जो पॉइंट्स रह गए हैं वो हम आपको दूसरे प्रोग्राम में बताएंगे। गांव के सरपंच को जो लोकप्रियता मिल रही है उससे जसवंत बहुत दुखी है। कैसे सरपंच को नीचा दिखाया जाए वह इसकी योजना बनाता रहता है। इस बार उसने बहुत चालाकी से सरपंच के छोटे बेटे रमेश को अपना निशाना बनाया है। तो आइए देखें जसवंत के कारनामों की एक झलक महिला सरपंच की आज की कड़ी में। सुनो, क्या मैं सरपंच नहीं बन सकती? क्या मैं सरपंच नहीं बन सकती? अरे जरूर बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। अभी लो गिली 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 सरपंच बन जा। जसवंती, जब तक पहली पंचायत का समय पूरा नहीं हो जाए दूसरा सरपंच कैसे बैठ सकता है? ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की अकल का ठेका तुमने अकेले ने लिया हुआ है। हमें तो कुछ समझ है ही नहीं। अरे इतना तो हमें भी पता है कि जब तक पहली पंचायत का समय नहीं पूरा हो जाता कोई दूसरी पंचायत बन ही नहीं सकती। लेकिन एक काम तो किया जा सकता है ना, क्यों ना पहली पंचायत को भंग करवा दी जाए, फिर तो मैं सरपंच बन सकती हूँ ना। हाँ, फिर तो बन सकती है, लेकिन जसवंती उसके लिए कुछ काम धंधा करना पड़ता है, लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ती है। जब अपनी लाइन बड़ी करनी हो तो दूसरों की छोटी कर दी जाती है। मतलब ये कि तुम्हारी भौजी के घर की कमजोरी है उनका छोटा बेटा रमेश, और वो है तुम्हारा भगत। तो क्यों ना शुरुआत उसी से की जाए। तुम्हारी अकल बड़ी टेढ़ी चल रही है आजकल। तुमसे ज्यादा टेढ़ी नहीं चल रही। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करती हूँ। गांव वालों के दिलों में जगह कोई जादू की छड़ी घुमाने से नहीं बन जाती। उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है कि गांव वाले खुद आकर कहें कि जसवंती तू सरपंच बन जा, जैसे भौजी के साथ हुआ। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। एक काम करते हैं, देखो मैं पढ़ी लिखी हूँ, सारा दिन घर में खाली बैठी रहती हूँ, और खाली बैठने से तो यही अच्छा है ना कि मेरी पढ़ाई लिखाई किसी के काम आ जाए। क्यों ना हम एक स्कूल खोल लें, अरे सेवा भी हो जाएगी और बड़े काम का धंधा रहेगा ये। यहाँ धंधे से काम नहीं चलेगा जसवंती, काम तो निकलेगा तब जब गांव वालों की सेवा की जाए। अरे वो तेरे बस की बात है नहीं, इसलिए योजना शुरू होने से पहले खत्म हो गई। क्यों, मैं क्यों नहीं सेवा कर सकती? अरे जब मेवा मिलेगा तो सेवा तो करेंगे ही ना। सेवा जब करोगी तो मेवा तो मिल ही जाएगा, पर अब ये सोचो कि सेवा क्या की जाए। स्कूल वाली बात तो ठीक है, पर जसवंती बच्चों से अपना काम कुछ निकलेगा नहीं। तुम ऐसा करो, गांव की औरतों को पढ़ाना बढ़ाना शुरू कर दो। इसी बहाने गांव के बीचों बीच जो पंचायत की जमीन है वो भी अपने पास आ जाएगी। क्यों? ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छी जगह सुझाई है तुमने केंद्र खोलने के लिए। गांव की औरतों को भी आने में आसानी रहेगी। बस एक बार ये काम शुरू हो जाए, फिर देखना तुम्हारी भौजी की सरपंची 4 दिन में न झाड़ दी तो मेरा नाम भी जसवंती नहीं। पाए लागी भौजी। अरे खुश रहो, कहो कैसी हो, कैसे रास्ता भूल गई? भौजी रास्ता भूली नहीं हूँ, ठीक रास्ते पर आई हूँ। जसवंत कहाँ है, कहीं बाहर गया है क्या? घर से तो हम दोनों साथ ही निकले थे, वो रास्ते में चौपाल पे हकीम जी के पास रुक गए और मैं सीधे यहाँ तुम्हारे पास आ गई। ये बहुत अच्छा किया। गीता, गीता रानी। महेश कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। इस बार सब्जियां भी नहीं लगाई। कल शाम को खेत पर से गुजर रही थी
तो देखा खेत भी खाली पड़े हैं। अरे अकेली जान क्या क्या करे। पिछले हफ्ते रमेश के साथ गया था, वहाँ जाकर के उसका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवाया। वहाँ से वापस आया तो बापू ने किसी के हाथ कुछ सामान भेजा था और वो लेने के लिए फिर शहर चला गया। आता ही होगा। गीता कहाँ है? भौजी आजकल तो 2 मिनट भी बाहर निकलो ना तो गर्मी के मारे बस गला सूखने लग जाता है। पानी दे दो, मैं पानी पी लूं। हाँ हाँ लो। भौजी आज तो मैं तुम्हारे पास अपने एक काम से आई हूँ। देवरों के काम तो तुम झट कर देती हो, अब देवरानी की भी मदद करो तो जानू। अरे शिकायत करने की तेरी आदत गई नहीं, बड़ी हो गई हो अब तो। अच्छा ये बताओ, मुझसे ऐसा कौन सा काम पड़ गया तुम्हारा? भौजी तुम तो नाराज हो गई। मैं तो ये कह रही थी कि देखो भौजी, मैं 10वीं जमात पास हूँ पर मेरी शिक्षा तो ऐसे बेकार ही जा रही है। मैं ये सोच रही थी कि गांव की बड़ी बूढ़ी औरतों को क्यों न शिक्षा दान दे दूं ताकि वो भी रामायण गीता बांट सके। हाँ हाँ, ये तो बड़े परमार्थ का काम है। इससे 2 काम हो जाएंगे। क्या? एक तो गांव की औरतों को जो इधर उधर चबर चबर करती फिरती हैं, थोड़ा बैठने को मिल जाएगा एक जगह, और दूसरा पूरे गांव को पता चल जाएगा कि तू भी पढ़ी लिखी है। इसमें शर्माने की क्या बात है? अरे शिक्षा और प्रेम का धन तो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। इसीलिए तो भौजी भागकर सीधे तुम्हारे पास आई हूँ। जब से मुझे पता चला कि सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के लिए तुम्हें पैसे दिए हैं तो मैं सीधे भागकर तुम्हारे पास आ गई। ये तूने बहुत अच्छा किया। तो भौजी स्कूल खोलने के लिए वो आम के बगीचे के पास जो पंचायत की जमीन है वो हमें दिलवा दो। एक तो वो गांव के बीचों बीच में है, वहां पे गांव की औरतें भी आसानी से आ सकेंगी। जगह तो तूने ठीक सुझाई है। गांव के स्कूल के लिए तो हमें कोई जगह सूझी नहीं रही थी। ये ठीक रहेगा। पर तुम्हारे घर का बड़ा हॉल भी तो खाली पड़ा हुआ है और पंखा भी लगा है और गांव के बीचों बीच भी है। वहाँ भी तो सारी औरतों को आने में आसानी रहेगी। पर भौजी तुम तो अभी कह रही थी कि तूने जगह बहुत अच्छी सुझाई, अभी तुम कह रही हो कि हॉल में खोल लो। कि स्कूल पक्का बनवा के दोगी? अरे पक्का भी बनवा दूंगी। जब तक पक्का बने तब तक तो तुम वहीं पढ़ाना। ठीक है। अच्छा भौजी अब मैं चलती हूँ, तुमसे राय लेना था सो ले लिया। अरे भौजी। अरे जसवंत को तो आ जाने दे। भौजी वो जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। पर चाय नाश्ता तो करके जा। बाद में किसी दिन आऊंगी। अच्छा भौजी। हमारे देश में जिप्सम का 80% उत्पादन राजस्थान में होता है। इसका प्रयोग बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता है। जिप्सम और अन्य खनिज पदार्थों के अलावा राजस्थान में रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन और ग्रीन मार्बल का भी खूब उत्पादन होता है। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री के.एस. मणि अपने संस्था के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। मणि साहब, राजस्थान का खनिज के क्षेत्र में बड़ा नाम है और आपकी कंपनी ने इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। पिछले 25 सालों में आपकी कंपनी ने ये उपलब्धि कैसे हासिल की, कृपया इसे विस्तार से बताइए। हाँ गुप्ता साहब, आप बिल्कुल सही हैं कि राजस्थान देश के एक ऐसा राज्य है जहाँ सर्वाधिक खनिज उपलब्ध है और हमारे जो संस्था आरएसएमएम है राजस्थान के खनिज विकास में अहम भूमिका निभाई है। और रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से हमारे सामने जो चुनौती थी वो हमारे वर्कर्स ने, अपने जो एम्प्लॉयज़ ने, अपने टेक्नीशियंस, जो साइंटिस्ट थे, उन सारे मिलकर के हमारा टीम ने ये बहुत बड़ा अवसर में उसको बदल दिया है। मणि साहब, 1992 से जब से भारत में ग्लोबलाइजेशन और फ्री मार्केट इकोनॉमी शुरू हुई है, तब से निजी क्षेत्र की कंपनियों और विदेशी कंपनियों के साथ आपका कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। इसके बावजूद आपने ये जो है उपलब्धि जो हासिल की है, ये कैसे संभव हुई? पीएसयू दूसरा निजी क्षेत्र के कंपनी से अलग माना जाता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन या कंपटीशन से हम डरते हैं। ये एक
साधारण इम्प्रेशन है। ये सही नहीं है। शायद हो सकता है कि PSUs इनएफिशिएंट कुछ मिलेंगे, लेकिन RSMM एक इस तरह का राजकीय उपक्रम है जो निजी क्षेत्र के कोई भी संस्था से आप कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारे जो अचीवमेंट्स है, हमारे जो एफिशिएंसी है, वो कॉस्ट रिडक्शन में हो या अपना प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्वालिटी मेंटेन करने में हो, तो हम निजी क्षेत्र के कंपनियों में और इंटरनेशनल कंपटीशन जब आ जाता है, बाहर की जो कंपनियां हैं मल्टीनेशनल से, उनके खिलाफ, उनके सामने भी हमारा जो अचीवमेंट है वो काफ़ी आई वुड से वर्थी ऑफ अप्रिसिएशन। यह माना जाता है कि जिस क्षेत्र में आप खनिजों का खनन करते हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कष्टप्रद इलाका है और रेगिस्तान होने के कारण आपकी समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अपनी कंपनी की उन तकनीकी विशेषताओं के बारे में बताइए जिनके चलते आप यह सब कर पाए। RSMML मुख्य रूप से 4 खनिजों का आजकल तो खनन कर रहा है। उनमें से मुख्यतः जो है वो रॉक फॉस्फेट है, जो आपका फर्टिलाइजर सेक्टर में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनाने में काम में आता है। इस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के जो रॉ मटेरियल है रॉक फॉस्फेट, उसका खनन जो हम उदयपुर के करीब 25 किलोमीटर दूर एक हमारा माइन है, जामर कोटड़ा कहते हैं, वो देश के बड़े जो खदानों में गिना जाता है। ये पूरी तरह यंत्रवल्कृत है। इट्स अ मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन। वहाँ हमारा बेनिफिशिएशन प्लांट भी है जो लो ग्रेड और प्रोड्यूस करते हैं, उसका गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेनिफिशिएट करते हैं। ऐसा एक प्लांट जो लगाया है वो एशिया में सबसे अच्छा प्लांट इस पर्टिकुलर एरिया में माना जाता है। इसका टेक्नोलॉजी का विकास भी हमारे इंजीनियरों ने, वैज्ञानिकों ने किया है। हमारा खुद अपने आपका हमारा जो R&D सेंटर है और हमारे जो इंजीनियर्स इस पर काम कर रहे हैं वो भी दुनिया भर में ये माना जाता है कि टेक्नोलॉजिकली दे आर कंसिडर्ड टू बी एट पार विथ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। आपके बारे में ये माना जाता है कि आप किसानों के साथ मिलकर खनन का काम करते हैं। किसानों की ज़मीन लेते हैं, उसके बाद उसमें अपनी तकनीक के द्वारा खनिजों को निकालते हैं और फिर उनकी ज़मीन लौटा देते हैं। इससे हो सकता है कि कई दफ़ा ज़मीन का जो उपजाऊपन है वो कम हो या पर्यावरण की दृष्टि से कुछ दोष पैदा हो जाएं। तो आप इन चीज़ों को कैसे एश्योर करते हैं कि ज़मीन जिस रूप में आपने उनसे ली वो उनको वापस लौटा दी? आपका प्रश्न तो शायद जिप्सम खदानों के बारे में है, जो छोटा छोटा जो खदान होते हैं, ये ज़्यादातर बीकानेर एरिया में होता है। वहाँ हम क्या करते हैं, किसानों के भूमि जो ले करके वो जिप्सम निकाल करके फिर वापस उसको ज़मीन को अच्छी तरह फिलअप करके उसको समतल करके वापस दे देता है। इसलिए उसका उपजाऊ में कमी तो नहीं आता है। In many cases, the farmers feel that there is improvement to their land. They feel it's an advantage rather than a disadvantage. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में औद्योगिक, कृषि और आर्थिक विकास की झलक देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है और अब ये मेला अपने आखिरी दौर पर है। तो आइए चलते चलते हम भी इसमें भाग लें। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। दर्शकों ने विभिन्न मंडपों में नए उत्पादों और नए विकास में विशेष रुचि दिखाई। जीवन के साथ साथ संपत्ति और माल भी तो बेशकीमती होता है। इनके जोखिम की पूर्ति में मददगार है साधारण बीमा निगम। इसके मंडप में भी विभिन्न जोखिमों में सुरक्षा की पॉलिसियों का वर्णन उपलब्ध कराया गया।
निगम के अध्यक्ष ने मंडप का निरीक्षण किया। मेले में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के मंडप में औद्योगिक निर्माण की कई बड़ी परियोजनाओं के क्षेत्र की उपलब्धियां दिखाई गई हैं। दिल्ली सरकार के खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड के मंडप में कुटीर उद्योग के उपयोगी उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। दैनिक जीवन में इस्तेमाल आने वाली अनेक वस्तुओं में लोगों ने रुचि दिखाई। मेले में कृषि मंडप की चहल पहल भी देखते ही बनती है, क्योंकि यहाँ खेती को आसान बनाने वाली नई नई मशीनों को काम करते हुए दिखाया गया है। आलू की बुआई के घंटों के काम को मिनटों में करने वाले पोटैटो प्लांटर की विशेषताओं की जानकारी दी पंजाब के जगदीश सिंह जंडू ने। हमने ये जंडू ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर बनाया। इसमें लेबर की प्रॉब्लम हल हुई है। पहले सेमी ऑटोमेटिक बनता था, उसमें क्या 4 आदमी की ज़रूरत पड़ती थी पोटैटो की बुआई के लिए। इस ऑटोमेटिक प्लांटर में 1 आदमी की ज़रूरत पड़ती है। एक दफ़ा टैंक में पोटैटो फुल भर दिया, उसके बाद ट्रैक्टर चलाने वाला जो आदमी है वो चलाता रहता है, ये ऑटोमेटिक बुआई करता रहता है। एक दिन में ये 10 से 12 एकड़ की बुआई करता है। अपने 23 अक्टूबर के कार्यक्रम में हमने आपसे पूछा था कि इस वर्ष विश्व खाद्य दिवस का विषय क्या है। सही उत्तर है महिला विश्व अन्नपूर्णा है, यानी कि विमेन फीड द वर्ल्ड। सही जवाब देते हुए हमें कई पत्र मिले हैं और अब बारी है विजेता के चुनाव की। तो आइए देखते हैं कि खुशकिस्मत विजेता कौन है। विजेता हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत, ग्राम इमलहरा, पोस्ट नगला सरुआ, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर सारस्वत, आपको बहुत बहुत बधाई।